मित्रों नमस्कार। एक बार फिर अपने केजरीवाल भाई ईमानदारी और नैतिकता का परचम फहराने के लिए तैयार हैं और उन्होंने घोषणा कर दिया है कि वह जनता की अदालत में जाएंगे और पाक साफ होकर निकलेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी वो जनता की अदालत में ही थे और एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उस अदालत को जनता की अदालत नहीं मानी जाएगी। जनता की अदालत का फैसला तभी मान्य होगा जब केजरीवाल भैया के पक्ष में जनता निर्णय देगी और उन्हें अधिक से अधिक वोट देकर सत्ता में पुनः स्थापित करेगी। हमारे केजरीवाल भैया ईमानदारी और नैतिकता की सबसे बड़ी मूर्ति हैं और देश के एकमात्र कट्टर ईमानदार नेता हैं। और इस नैतिकता का परचम फहराने की कोशिश में सोचिए, वो 6 महीने तक जेल में रहे और नैतिकता, राजनीति और सत्य निष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा न देने के पीछे मूल कारण यही था कि वह राजनीति की शुचिता और स्वच्छता के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे और इस बेरहम तानाशाही सरकार के विरुद्ध, जो कि मोदी के हाथों में है, उससे देश को बचा रहे थे। उनका मुख्य मकसद यही था कि किसी तरीके से संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखा जाए और इसकी एकमात्र शर्त है कि सत्ता सदा उनके हाथ में रहनी चाहिए और जितनी मजबूती से सत्ता केजरीवाल भैया के हाथ में रहेगी, भारत की एकता, अखंडता अछूते रहेगी। सोचिए, पंजाब में आपका शासन है और खालिस्तानी निरंतर सर उठा रहे हैं। अब देश की एकता और अखंडता के लिए खालिस्तानियों का मजबूत होना कितना जरूरी है और समय समय पर देश में अराजक आंदोलन होते रहना चाहिए। इससे मीडिया और जनता का पर्याप्त मनोरंजन होता रहता है और तमाम बौद्धिक लोगों को ढेर सारा मसाला मिलता रहता है और पूरी दुनिया में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, ये वाला वक्तव्य देने में सोचिए कितना मजा आता है। और यह काम सबसे अच्छा हमारे केजरीवाल की टीम करती है। अब दिल्ली में चंद महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी फरवरी तक ही चुनाव हो जाएगा। उसका भी माहौल बनाना है। अब वो माहौल कैसे बनेगा? कांग्रेस को लगातार पीछे रखना है और इसके लिए निरंतर नए नए एजेंडे तय करते रहना है और फिर वही ईमानदारी का संकट और जनता का हित केजरीवाल के अलावा भला कोई उठा सकता है? और उन्होंने बखूबी इसे उठाया है। और इसी नैतिकता को बचाए रखने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल बेल दिया कि आप फाइलों पे साइन नहीं कर सकते हैं, ऑफिस में भी नहीं जा सकते हैं, तो फिर हमारे केजरीवाल भाई की नैतिकता जागी और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने का जो उनका शपथ था और नैतिकता बचाए रखने के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे थे, पुनः नैतिकता को बचाने के लिए उन्होंने कहा अब मैं इस्तीफा दूंगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अपनी शागिर्द और राजनीति में लाने वाले केजरीवाल भैया, जिन्होंने कई लोगों को राजनीति में स्थापित किया, उसमें से एक आतिशी मार्लेना, जो केजरीवाल को अपना गुरु मानती हैं और वह मुख्यमंत्री पद पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके गुरु केजरीवाल जो महान लड़ाके हैं और कट्टर ईमानदार हैं, उनको मुख्यमंत्री पद का त्याग करना पड़ा है। अब भला सोचिए कितने दबे मन और दुख के साथ उन्होंने इस सिंहासन को स्वीकार किया है। उन्होंने कांटों का ताज पहना है, क्योंकि केजरीवाल भाई में जो ताकत थी, जो विनम्रता थी, जो शालीनता थी, जो योग्यता थी, वह आपके किसी कार्यकर्ता में, विधायक में नहीं है। यह सारे आप ही अपने आप स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह केजरीवाल के शिष्य हैं और उनके शिष्यत्व में ही उन्होंने सब कुछ सीखा है। सोचिए, ईमानदारी का परचम केजरीवाल के अलावा भला कौन लहरा सकता है? और आप जैसे दल ही हमारे यहाँ संविधान और तमाम जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी निरंतर सुरक्षा में कैसे दुबली हुई जा रही हैं। और पिछला लोकसभा चुनाव जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जिसे इंडिया अलायंस कहने पर
उसके बड़े नेताओं को निरंतर एतराज होता है और अंतिम ए का मतलब बताते समय उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। वह भी सोचिए, संविधान आरक्षण को बचाने में कैसे संघर्ष करते रहे हैं। उनके पास देश में शिक्षा का और आर्थिक विकास का सोचिए कौन सा मॉडल है जिससे वो देश का विकास करेंगे। तो भैया अभी तक तो हमें पता नहीं चला, बस वो कंटिन्यू चल रहा है। और हमें विरोध महज इसलिए करना है क्योंकि 2014 से मोदी आ गए हैं। अब मोदी की शासन सत्ता में सब कुछ बुरा हो रहा है, चलिए ये भी मान लेते हैं। तो भाई आप भी तो सत्ता में आने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, और सत्ता में आने का जो खेल है वो तो भला राजनीति से ही गुजरती है। अब वोट लेने से गुजरता है। अब वोट कैसे लेना है, जातियों में तोड़ कर लेना है कि जातियों को संगठित करके लेना है, कि धर्म के आधार पे पोलराइज करके लेना है, कि धर्म के आधार पे बांट के लेना है। तो सभी राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए ही होड़ लगाए हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं है। न तो किसी के पास अवसर की कमी है, न संसाधन की कमी है। अब भाई यूट्यूब पर जब मैं वीडियो बना सकता हूँ, हम जैसे टुटपुंजिया भी वीडियो बना सकते हैं, तो सपा बसपा आप और तमाम राजनीतिक दल सोचिए 2-4 लाख रुपए खर्च करके ढंग का स्टूडियो बना के HD क्वालिटी में वीडियो नहीं बना सकते हैं। बस अच्छा सा स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, 4 लोग चाहिए जिनको अच्छे से डायरेक्ट कर सकिए, खूब गरियाइए, और कोई मुद्दा एजेंडा आपको नहीं उठाना है। आखिर जो काम मिला है उसको क्यों नहीं करते हैं? ये रोज रोते रहने से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं भाई। जितना काम आपको करने के लिए मिला है, जो अधिकार मिला है, उसमें ही बहुत सारा कुछ है करने को, करिए और रोते भी रहिए, क्योंकि अगला चुनाव रोकर ही जीता जा सकता है। चलिए, दिल्ली तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसके कुछ सीमित अधिकार हैं, तो पंजाब में करके दिखा दीजिए। बाकी दूसरे राजनीतिक दल भी आप साबित करिए कि आप काबिल हैं और आप में योग्यता की कोई कमी नहीं है। शासन चलाने में आप पूरी तरह से माहिर हैं और आप अच्छे से शासन चलाएंगे, क्योंकि एक अच्छी कानून व्यवस्था ही बाकी चीज़ों का निर्धारण करेगी। और आपके पास बेहतर विकल्प के रूप में क्या है और आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, यह जनता देख रही है। सिर्फ आपके कहने बोलने से कुछ नहीं होगा। तो आइए, अपने कट्टर ईमानदार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को आगामी चुनाव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अगला चुनाव भी लगभग आपके ही पक्ष में है, क्योंकि जो समीकरण है वह उससे बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से साध रखा है। और बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो उनको भी अपने समीकरण को अच्छे से साधना पड़ेगा। और समीकरण साधना मतलब जाति धार्मिक पोलराइजेशन ही है और भी है, और बाकी मुद्दों के साथ इनको भी साधिए और सत्ता में आइए। सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दाएं हैं, बाएं हैं, सेंटर में हैं, कहाँ हैं, ये आपकी मर्जी। और अपने जाति व धर्म के हिसाब से गालियां देते रहिए, इसके लिए भी शुभकामनाएं। बस अपना ध्यान रखिए और बकवास थोड़ा कम करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।